हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 3 नवंबर 2022 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ हम ले रहे हैं कि महामारी और युद्ध से जूझ रही दुनिया को भारत से काफ़ी उम्मीदें हैं। ये स्टेटमेंट दिया है नरेंद्र मोदी ने। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया भर में के निवेशकों से कहा है कि भारत में निवेश का मतलब लोकतंत्र और विश्व के लिए निवेश करना है। भारत में निवेश एक बेहतर, हरित और सुरक्षित ग्रह के लिए निवेश होगा। देखिए, क्योंकि भारत के पास एक प्रेरक लॉन्ग टर्म विजन है। भारत अपने विकास से विश्व के विकास के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया भारत की तरफ बहुत ही उम्मीद की नजरों से देख रही है। दुनिया कोविड महामारी के असर और युद्ध की परिस्थितियों से जूझ रही है। यह दौर आर्थिक अनिश्चितता का है, पर तमाम देश एक बात को लेकर आश्वस्त हैं कि भारतीय आर्थिकी की बुनियाद मजबूत है। कर्नाटक में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट इनक्लेव कर्नाटक 2022 को वर्चुअल रूप से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह बाजार में उतार चढ़ाव का समय है, लेकिन 130 करोड़ भारतीयों की अपेक्षाएं हमारे घरेलू बाजार की मजबूती की गारंटी है। यह वैश्विक संकट का समय हो सकता है, लेकिन दुनिया भर के विशेषज्ञ, विश्लेषक और आर्थिकी के जानकार भारत को चमकता स्थान बता रहे हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं कि माता पिता की वार्षिक आय अगर 8 लाख है तो पिछड़ा वर्ग में शामिल नहीं हो सकेगा अब बच्चा। माता पिता की वार्षिक आय यदि 8 लाख रुपए या उससे अधिक है तो बच्चा पिछड़ा वर्ग में शामिल नहीं होगा। उन्हें पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र भी जारी नहीं किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले को उड़ीसा हाई कोर्ट ने भी सही ठहराया है। न्यायमूर्ति अरिंदम सिन्हा की पीठ ने 8 लाख रुपए से अधिक आय वाले माता पिता के बच्चों को संबंधित प्रमाण पत्र जारी करने से संबंधित याचिका खारिज कर दी है। इस मामले में याचिकाकर्ता ने पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया था, लेकिन याचिकाकर्ता के लिए माता पिता के सरकारी शिक्षक होने का हवाला देते हुए तहसीलदार ने संबंधित आवेदन को खारिज कर दिया था, जिसे हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। केंद्र सरकार ने 13 सितंबर 2017 को एक अधिसूचना जारी की थी, जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि जिस माता पिता की वार्षिक आय 8 लाख रुपए या इससे अधिक होगी, उनके बेटा या बेटी ओबीसी की श्रेणी में शामिल नहीं होंगे। नेक्स्ट न्यूज है कि बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर AD-1 की पहली उड़ान रही सफल। रक्षा क्षेत्र में एक और अहम कदम बढ़ाते हुए भारत ने बुधवार को उड़ीसा के अब्दुल कलाम द्वीप से द्वितीय चरण की बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर AD-1 की पहली उड़ान का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। AD-1 अलग अलग प्रकार के लक्ष्य भेदने में सक्षम है। सफल परीक्षण के बाद रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि AD-1 एक लंबी दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल है, जिसके परीक्षण में बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस हथियार प्रणाली भी शामिल रही है। इसमें सफल परीक्षण के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO के वैज्ञानिकों को बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने इसे अत्याधुनिक तकनीक से बनी अद्वितीय इंटरसेप्टर मिसाइल बताया है, जो विश्व में कुछ ही देशों के पास है। उन्होंने आशा जताई कि इससे देश के बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा तंत्र को और मजबूती मिलेगी। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस चंद्रचूड़ को CJI बनने से रोकने की मांग को खारिज किया। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को जस्टिस DY चंद्रचूड़ को अगला प्रधान न्यायाधीश बनने और इस पद की शपथ लेने से रोकने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने याचिका को पूरी तरह गलत धारणा पर आधारित बताते हुए खारिज कर दिया। जस्टिस चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं और वह अगले CJI बनने वाले हैं। वर्तमान CJI UU ललित के सेवानिवृत्त होने के बाद 9 नवंबर को वो CJI पद की शपथ लेंगे। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल हुई थी, जिसमें चंद्रचूड़ यानी जस्टिस चंद्रचूड़ के कुछ न्यायिक आदेशों को हितों का टकराव बताते हुए उन्हें CJI पद की शपथ लेने से रोकने की मांग की गई थी। बुधवार की सुबह प्रधान न्यायाधीश UU ललित की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ के समक्ष याचिका का जिक्र करते हुए वकील ने जल्दी सुनवाई की मांग की और कहा कि जस्टिस चंद्रचूड़ 9 नवंबर को CJI पद की शपथ लेने वाले हैं। इस पर जस्टिस UU ललित ने जल्द सुनवाई का आग्रह स्वीकार करते हुए मामले को बुधवार को ही 12:45 बजे पर सुनवाई पर लगाने का आदेश दिया। याचिका मोहसिन अजीसित शेख की थी। तय समय पर जब सुनवाई नहीं हुई तो याचिकाकर्ता ने वकील
याचिकाकर्ता के वकील ने पहले कहा कि जस्टिस ललित इस पर सुनवाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने उत्तराधिकारी के रूप में जस्टिस चंद्रचूड़ के नाम की सिफारिश की है। जब पीठ ने कहा कि वे अपनी याचिका में उठाई गई मूल बात बताएं, तो वकील ने जस्टिस चंद्रचूड़ को पीठ के कुछ न्यायिक आदेशों को आधार बताते हुए उनकी नियुक्ति पर आपत्ति की। वकील ने कहा कि जस्टिस चंद्रचूड़ ने कोरोना से संबंधित मामले में सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील द्वारा एक याचिका का जिक्र किए जाने पर उसे संबंधित केस के साथ संलग्न करने का आदेश दिया था, लेकिन इसी तरह की एक जूनियर वकील की मांग ठुकरा दी गई थी और उससे हस्तक्षेप अर्जी दाखिल करने को कहा गया था। नेक्स्ट न्यूज है कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत की स्थिति सुधारने के लिए कदम उठाने की मांग खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को वह जनहित याचिका खारिज कर दी जिसमें वैश्विक भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यानी कि ग्लोबल करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत की खराब रैंकिंग का आरोप लगाते हुए उसे सुधारने के लिए केंद्र और राज्यों को विशेषज्ञ समिति गठित का उपाय सुझाने का निर्देश देने की मांग की थी। चीफ जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि अनुच्छेद 32 के तहत दाखिल इस याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता है। हालांकि कोर्ट ने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता इस संबंध में संबंधित अथॉरिटीज को ज्ञापन दे सकता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। महंगाई पर हमारी नजर अर्जुन की तरह। मौद्रिक नीति समिति की गुरुवार को होने वाली अहम बैठक से पहले आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने बुधवार को न सिर्फ महंगाई थामने के केंद्रीय बैंक के हाल के कदमों का बचाव किया है, बल्कि उन्होंने कहा कि अभी भी महंगाई रोकने को लेकर वह महाभारत के अर्जुन की तरह मछली की आंख पर नजर टिकाए हुए हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि मौजूदा वैश्विक आर्थिक संकट के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था तेज गति से आगे बढ़ेगी। मुंबई में फिक्की और भारतीय बैंक संघ की तरफ से आयोजित कार्यक्रम में दास ने कहा कि दिसंबर से डिजिटल रुपए का खुदरा लेन देन में भी इस्तेमाल शुरू हो जाएगा। इसकी पायलट प्रोजेक्ट इसी महीने शुरू होगा। शक्तिकांत दास ने कहा कि महंगाई पर हमारी पैनी नजर है और पूर्व में इसे रोकने के लिए किए गए उपायों के असर का भी आकलन किया जा रहा है। महाभारत में जिस तरह से अर्जुन को मछली की आंख पर निशाना लगाने के लिए कई चीजों का ख्याल रखना पड़ा होगा, उसी तरह से आरबीआई को महंगाई से जुड़े तथ्यों को ध्यान में रखना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। कर्नाटक उद्योगों को बढ़ावा देने वाली नीतियों में आगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कर्नाटक में निवेश की वकालत करते हुए कहा कि राज्य उद्योगों को बढ़ावा देने वाली आकर्षक नीतियों समेत कई क्षेत्रों में आगे है। सीतारमण कर्नाटक के राज्यसभा सदस्य हैं। 3 दिवसीय वैश्विक निवेशक सम्मेलन इन्वेस्ट कर्नाटक में बोलते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि उद्योगों को सुविधा देने के मामले में कर्नाटक और खास तौर से बेंगलुरु का रिकॉर्ड काफी बेहतर है। इस वजह से निवेशक राज्य में आने के इच्छुक हैं। उन्होंने कहा कि कर्नाटक नवीकरणीय ऊर्जा, विद्युत रखरखाव, नवाचार और वाहन कल्प ऊर्जा सहित कई क्षेत्रों में आगे है। राज्य में होने वाली उद्योग परामर्श प्रक्रिया व्यापक है जो इसे अलग बनाती है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई का हवाला देते हुए सीतारमण ने कहा कि जब जीआईएम की योजना बनाई गई थी तो राज्य सरकार को 5 लाख करोड़ रुपए के आसपास निवेश की उम्मीद थी। हालांकि यह बढ़कर लगभग 7.5 लाख करोड़ रुपए हो गया, जिसमें से 2.8 करोड़ रुपए संबंधित प्रस्तावों को पहले ही मंजूरी मिल चुकी है। ट्विटर ने 662 रुपए प्रति माह कर दिया है ब्लू टिक के लिए। ट्विटर उपयोगकर्ताओं को ब्लू टिक का इस्तेमाल करने के लिए हर महीने $8 करीब यानी कि 662 रुपए चुकाने होंगे। ट्विटर के नए बॉस एलन मस्क ने खुद इसकी घोषणा की है। एलन मस्क ने कहा कि विभिन्न देशों के लिए यह शुल्क अलग अलग होगा। हालांकि उन्होंने अन्य देशों के लिए ब्लू टिक के शुल्क की जानकारी नहीं दी है। मस्क ने मंगलवार रात को ट्वीट कर कहा, लोगों को सख्ती ब्लू टिक के लिए प्रति माह $8। उन्होंने यह घोषणा करते हुए कहा कि इससे उपयोगकर्ताओं को जवाब देने और खोजने में प्राथमिकता मिलेगी। मस्क ने कहा कि उपयोगकर्ता ट्विटर पर लंबे ऑडियो वीडियो पोस्ट कर सकेंगे और उन्हें कम विज्ञापन देखने होंगे। मस्क ने कहा कि ब्लू टिक के जरिए जुटाई जाने वाली राशि से कंपनी को प्लेटफॉर्म पर सामग्री बनाने वालों को प्रेरित करने के लिए राजस्व का एक स्रोत तैयार करने में मदद मिलेगी। यानी कि जैसे यूट्यूब में मोनेटाइजेशन पॉलिसी है, उसी तरीके से अब ट्विटर पर भी लोग पैसे कमा सकेंगे।
इंटरनेशनल पेज से नेक्स्ट न्यूज है कि कोरियाई प्रायद्वीप में बढ़ा तनाव, उत्तर कोरिया ने दागी 23 मिसाइलें। उत्तर कोरिया ने बुधवार को 23 मिसाइलें दागी हैं, जिसके बाद कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव बढ़ गया है। वर्ष 1945 में कोरिया के विभाजन के बाद पहली बार उत्तर कोरिया की कम से कम एक मिसाइल दक्षिण कोरिया के काफी करीब अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्षेत्र में गिरी है। इसके कारण दक्षिण कोरिया को समीपवर्ती द्वीप में हवाई हमले का अलर्ट घोषित करते हुए लोगों को बंकरों में भेजना पड़ा। प्रतिक्रिया के तौर पर दक्षिण कोरिया के लड़ाकू विमानों ने पूर्वी समुद्री सीमा के करीब हवा से सतह पर मार करने वाली 3 गाइडेड मिसाइलें दागी हैं, जो उत्तर कोरिया से भी लगभग 26 किलोमीटर दूर गिरी हैं। इनमें अमेरिका निर्मित AGM-84H के SLAMER गाइडेड क्रूज मिसाइल शामिल थी। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने उत्तर कोरिया की कार्रवाई को पूरी तरह अनुचित करार दिया है। नेक्स्ट न्यूज है, हम इजरायली संसदीय चुनाव में बहुत बड़ी जीत के करीब, नेतन्याहू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खास दोस्त बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल में बड़ी जीत की ओर हैं। देश में हुए संसदीय चुनाव में बड़े ज्यादातर मतों की निगरानी हो चुकी है। नेतन्याहू के नेतृत्व वाला दक्षिणपंथी दलों का गठबंधन पूर्ण बहुमत के नजदीक है। यरूशलेम में समर्थकों के बीच उत्साह से भरे नेतन्याहू ने कहा, हम बहुत बड़ी जीत के करीब हैं। वैसे वह इजराइल के सर्वाधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे हैं। नेतन्याहू 12 वर्षों तक लगातार और कुल 15 वर्षों तक देश के प्रधानमंत्री रहे हैं। तो ये आज का यानी 3 नवंबर 2022 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।